हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन आयन के बारे में, ठीक ना। कार्बन आयन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, ठीक ना। यानी कि जहाँ पे एरोमेटिसिटी आया था, रेजोनेंस आया था, तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया। उसी तरह 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री की अगर बात करोगे तो 1 डिग्री मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर सबसे लिस्ट 3 डिग्री था। जस्ट अपोजिट होता है किसके रिस्पेक्ट में? कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में। तो हम बात करें, अगर कुछ चीजें पॉइंट है जो आपको लिख सकते हो, तो पॉइंट में लिखो एलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन आयन is stabilized by रेजोनेंस, ठीक है। एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बन आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, एलाइलिक यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके जस्ट अगले वाले कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज, दिस इज द एलाइलिक कार्बन आयन। ये क्या है बेटा? एलाइलिक कार्बन आयन, ठीक ना। ये एलाइलिक कार्बन आयन स्टेबलाइज है। कैसे स्टेबलाइज है? तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे देखो ये CH2 पे माइनस आ गया। अब देखो ये CH डबल बॉन्ड CH2, यानी ये रेजोनेंस में है। यानी ये जो नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह लोकलाइज नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये भ्रमण कर रहा है, ये ट्रेवलिंग कर रहा है। अब जो ट्रेवलिंग कर रहा है, हमने बताया किसी भी एटम पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पर नेगेटिव चार्ज, हाईली अनस्टेबल, बट वहां पे लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसलिए रेजोनेंस से स्टेबलाइज है। उसी तरह अगर बात करोगे, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन की बेटा, बेंजाइलिक कार्बन आयन की बात करो, तो बेंजाइलिक कार्बन आयन का मतलब कि बेंजाइल ग्रुप हो, यानी कि बेंजीन हो, ठीक ना। ये बेंजीन है बेटा, इस बेंजीन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या हो? नेगेटिव चार्ज। तो जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, ये इधर डोनेट कर सकता है, ठीक ना। तो ये जब डोनेट करेगा तो देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पे यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये CH2, ये डबल बॉन्ड हुआ, फिर ये नेगेटिव चार्ज इससे डीलोकलाइज होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो इसका और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। ये हुआ, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, ये बन गया, ये CH2, ठीक ना। ये डबल बॉन्ड है ही, ये इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, ये देखो यहाँ पे ये बना, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है ही, फिर से ये इधर जाएगा, ये इधर आ गया। यानी तुम देख सकते हो क्या देख सकते हो, क्या हम दिखा रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है? घूम रहा है। यानी इस कार्बन पे भी आया, इस कार्बन पे भी आया, इस कार्बन पे भी आया, और इस कार्बन पे भी आया, यानी कि लोकलाइज्ड है, ट्रेवलिंग मोड में है। यानी वो किसी एक पर बैठा नहीं है, किसी एक पर आफत बन के नहीं बैठा है, वो चारों तरफ घूम रहा है, यानी मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये देखो यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे, देखोगे तुमको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन withdrawing group
अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जैसे मान लो NO2 ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, या COOET ईस्टर ग्रुप है, ठीक है, ये सब क्या होंगे बेटा, कार्बोनिल ग्रुप है। अगर बात करो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। ये सब ग्रुप क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन को इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर बात करो यहाँ पे, ठीक ना, कुछ अगर मैं क्वेश्चन देखूं, ठीक ना, उस क्वेश्चन के थ्रू अगर जाते हैं हम लोग, तो हम लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें देखोगे बेटा, अगर मान लो ये कार्बेनाइन है, CH2, ठीक ना, यहां कोई NO2 ग्रुप जुड़ा हो, ये है, ठीक, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OCH3 ग्रुप जुड़ा हो, CH2, ये है, ठीक है। अगर हम दोनों में पूछें, या मान लो तुम्हारे पास ये है CH3, CO, CH2, ये भी क्या है, कार्बेनाइन है। तो यदि हम कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात करें, यानी कि मोर स्टेबल कार्बेनाइन कौन होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, और NO2 ग्रुप क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा माइनस आई इफेक्ट से। तो माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ठीक ना, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस पर डिक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। उसी तरह अगर मान लो ये ग्रुप है, तो माइनस आई इफेक्ट से खींचेगा, रेजोनेंस तो रहेगा नहीं, रेजोनेंस से देगा, बट माइनस आई इफेक्ट से खींचेगा। NO2 और इसमें NO2 का माइनस आई इफेक्ट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इससे, तो इसकी एसिडिटी यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा और इसकी कम। उसी तरह ये ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ये इधर खींचेगा तो ये इधर आएगा, यानी ये भी रेजोनेंस में स्टेबलाइज करेगा। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हैं वो क्या करते हैं बेटा, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EWG, EDG, यानी हम बात करें नेक्स्ट में, तो लिखोगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG decreases the stability of कार्बेनाइन। कार्बेनाइन सपोज करो बेटा, यहां पे ये कार्बेनाइन है, ठीक है, मिथाइल कार्बेनाइन, एक कार्बेनाइन ये है, प्राइमरी कार्बेनाइन। दूसरा देखो बेटा यहां पे सेकेंडरी कार्बेनाइन, ये टर्शियरी कार्बेनाइन। तो दिस इज द मेथाइल कार्बेनाइन, मेथाइल कार्बेनाइन, ये क्या है बेटा, प्राइमरी
कार्बन आयन, ये क्या है सेकेंडरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, और ये क्या है बेटा टर्शियरी कार्बन आयन। ठीक ना। तो मिथाइल कार्बन आयन प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन है। अगर हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की तो देख रहे हो यहाँ पे बेटा तुम आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब तुम कहोगे सर यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं चेक कर रहा है, क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी कि प्लस आई इफेक्ट देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट क्या है 2 है, ये भी है प्लस आई इफेक्ट, ये भी है। यहाँ पे देखोगे प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पे भी प्लस आई इफेक्ट। तो 3 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 1 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे 0 प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, इस पर भी इंक्रीज करेगा, इस पर भी इंक्रीज करेगा, और किसी भी एटम पे चार्ज का इंक्रीज अनस्टेबिलिटी, उस चार्ज को खींचने वाला, अगर ये नेगेटिव चार्ज जो है उसी को इंक्रीज कर रहा है, जो माइनस चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो समझो यहाँ पे अगर मान लो ये कार्बन है, इस पर है नेगेटिव चार्ज, एक हमने लगाया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक हमने लगाया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है सिंपल सी है। यहाँ पे मान लो एक H है, तो H अगर हम देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या कर रहा है बेटा, ये इंक्रीज कर रहा है, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ये क्या करेगा, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट कार्बन, decreases electron density of carbon ion और increases electron density of carbon ion। तो more the number of electron density या more the number of positive charge, more the number of negative charge, ठीक है। तो इस नेगेटिव चार्ज को घटाने वाला ग्रुप है, यानी उसको स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, और ये बढ़ा रहा है और डीस्टेबलाइज कर रहा है। तो इस कंडीशन में तुम देख रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन को और बढ़ा रहे हैं, इसको डीस्टेबलाइज कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। अगर यहीं पे NO2 ग्रुप CN ग्रुप लगाते जाओ, स्टेबिलिटी इंक्रीज करते जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी डिक्रीज करते जाएगी। यानी ओवरऑल कंक्लूजन देखोगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का, ये फूरिये। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, तो ये कंसेप्ट देखो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन is highly stable due to resonance and aromaticity effect,
रेजोनेंस भी है और प्लस एरोमेटिसिटी है, साइक्लोपेंटेनाइन एनायन या कार्बन आयन। दिस, अब देखो बेटा यहाँ पे रेजोनेंस भी है, अगर ये बॉन्ड इधर जा रहा है तो देखो क्या होगा यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो देखो क्या बन गया बेटा यहाँ पे, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये है, ठीक ना। यानी कि देखोगे तो यहाँ पे देखो ये इधर तो ये इधर, यानी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर फिर से बन गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर फिर बन गया। देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये बन गया, फिर से इसको घुमाओगे फिर आएगा, फिर इस पर आ जाएगा, यानी ये वाला जब फिर आएगा तो ये इधर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से घुमाते जाओगे तो देखो क्या बनते जा रहा है बेटा, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इस तरह आ जाएगा, यानी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था वो फिर से हमको गेन हो गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये फिर ये, तो देख रहे हो रेजोनेंस है, प्लस ये कंपाउंड क्या है बेटा, एरोमेटिक सिस्टम है, 4n+2 रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, प्लेनर है। और ये जो पाई बॉन्ड है बेटा देख रहे हो नेगेटिव चार्ज, ये अगर तुम देखोगे तो क्या है, ये जब देखोगे तो ये डिलोकलाइज हो रहा है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज भी है। तुमको लग रहा होगा कि ये वाला जो है यहाँ पे देखोगे तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है, ये एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक ना। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है बेटा, ये जो नेगेटिव चार्ज है हमने बोला था हाइब्रिडाइजेशन में नेगेटिव चार्ज प्लस सिंगल बॉन्ड को, तो 1 2 3 सिंगल बॉन्ड दिखा है, एक नेगेटिव चार्ज, बट दिस नेगेटिव चार्ज इज एक्चुअली डिलोकलाइज नॉट एट कांस्टेंट पोजीशन। ये डिलोकलाइज अगर नहीं होता तो यहाँ पे काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन के कांसेप्ट में मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर प्लस नेगेटिव चार्ज, बट दिस नेगेटिव चार्ज इज अंडरगो डिलोकलाइज, ये कांस्टेंट नहीं बना है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। यानी ये क्या है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, sp2, जितने भी कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज यानी प्लेनर है। अब देखो हक्कल रूल की बात करोगे तो 4n+2 इज इक्वल टू कितने, 2 2 4 2 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 4n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया, यानी n इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 हो गया, यानी ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक भी है प्लस रेजोनेंस भी है, इसलिए ये दोनों से स्टेबलाइज हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस साइक्लोपेंटेनाइन कार्बन आयन या एनायन इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होगा अदर के रिस्पेक्ट में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल containing acidic hydrogen, acidic hydrogen, organic molecule containing acidic hydrogen act as a carbon ion, act as a carbon ion। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिडिक हाइड्रोजन, यानी कि अगर तुम बात करोगे बेटा यहाँ पे CH, यहाँ पे अगर कोई ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप है, मान लो ये ग्रुप है, ठीक ना। उसी तरह मान लो ये ग्रुप है CH,
OET C OET। उसी तरह दूसरा ग्रुप क्या है CH H C ट्रिपल बॉन्ड N C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ग्रुप है, ठीक ना। तो ये जो ग्रुप है बेटा तुम देख रहे हो, इसको बोलते हैं एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड। अगर इस ग्रुप में तुम बेस ऐड कर रहे हो, ठीक ना, बेस को ऐड करोगे तो क्या करेगा बेस बेटा, और भी हो सकते हैं, यहाँ एस्टर है, यहाँ पे एसिड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे डाइकीटोन भी हो सकता है। जैसे कि मान लो ये ग्रुप देख लो CH H C, ये C, ये ग्रुप हो सकता है। अगर इन सब में तुम बेस ऐड कर रहे हो, बेस, इसमें भी अगर तुम बेस ऐड करोगे, इसमें भी तुम बेस ऐड करोगे, ठीक है, यहां पे तुम बेस ऐड करते हो तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा बेटा। अगर तुम बेस ऐड करोगे तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है बेटा, बेसिक डिफरेंस। तो बेस क्या होता है, बेस जो एक्ट करता है, यानी कि बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन को खींचता है, और न्यूक्लियोफाइल कार्बन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करता है। ये काल के कपाल पे अपने क्या करो, हमेशा के लिए बैठा लो कि बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को खींचना, न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है, किसी कार्बन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करना। तो यही हमने बताना चाह रहा हूं, ये जो बेस है ये अगर प्रोटॉन को खींचता है तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यानी ये देखोगे तो CH, ये नेगेटिव चार्ज बना, ये C डबल बॉन्ड O C, फिर इसी तरह ये C डबल बॉन्ड O C, ये स्ट्रक्चर आएगा। ये जो बेस है अगर इस प्रोटॉन को खींचता है तो कहोगे इसी को क्यों खींच रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। ये जो नेगेटिव चार्ज आया बेटा वो क्या है, इसके साथ भी डिलोकलाइज है और इसके साथ भी डिलोकलाइज है, यानी दो कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप के साथ ये नेगेटिव चार्ज क्या है, डिलोकलाइज है। अगर तुम बात करोगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो इसके साथ भी डिलोकलाइज्ड है, ठीक ना, और यही जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है बेटा, इसके साथ भी डिलोकलाइज्ड है। तो रेसिस्ट नहीं पड़ रहा है, वहां पे लोकलाइज नहीं है, डिलोकलाइज्ड हो रहा है। तो डिलोकलाइज्ड होने के कारण क्या होगा, ये कार्बेनाइन यानी नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ कार्बन पे एक्ट एज ए कार्बेनाइन। तो ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन एक्ट एज ए कार्बेनाइन। इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल, और या एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, ठीक है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। अब देखो यहां से अगर बेस प्रोटॉन को खींच रहा है तो क्या करेगा, यहां पे आएगा, कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, यहां आया नेगेटिव चार्ज, ये COH, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी ये इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है, ये इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है, यानी ये हाईली स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे भी देखो बेटा, इस कंडीशन को भी देखोगे, इस कंडीशन में देखो अगर बेस तुमने डाला, इस प्रोटॉन को खींचा, ये इधर गया, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, CH, यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज COOET, और यहाँ पे देखोगे COOET, यानी ये इधर जा रहा है और ये इधर भी जा रहा है, ठीक ना। इस कंडीशन की बात करोगे, इस कंडीशन में बेस प्रोटॉन को खींच रहा है, ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यानी कि यहाँ पे आएगा CH नेगेटिव चार्ज, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, ये नेगेटिव चार्ज अगर इधर जा रहा है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है वो क्या करते हैं, एक्ट एज ए कार्बेनाइन, उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और यही एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये क्या होते हैं, कार्बेनाइन की तरफ बिहेव करते हैं। देखें आपको दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, पूरा क्लियर कट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और भी देख लो बेटा एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के एग्जांपल, ये तो था
अगर मान लो इसी तरह है, ये है सी एच एच, यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप, तो ये भी क्या है बेटा NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर बेस जब ऐड करोगे तो बेस ऐड करोगे तो इस प्रोटॉन को खींचेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये देखो ये सी एच, ये नेगेटिव चार्ज, ये N डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ प्लस चार्ज है। उसी तरह ये N डबल बॉन्ड O पे माइनस, यहाँ प्लस चार्ज है। ये इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है और ये इधर भी डिलोकलाइज हो सकता है। तो ये भी एक्टिव एथिलीन कंपाउंड एक्ट एज ए कार्बन है, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे क्या कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, कौन कौन से मेथड है जिससे हम कार्बन आयन को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बेटा, हाउ कार्बन आयन फॉर्म, ठीक ना, हाउ कार्बन आयन फॉर्म। कार्बन आयन कैसे बनेंगे, ठीक ना बेटा। तो लिखो यहाँ पे, बाय द क्लीवेज ऑफ, बाय द फर्स्ट बाय द क्लीवेज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बाय द क्लीवेज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर बात करोगे तो ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक और मेटल का मतलब मेटल। हम न्यूक्लियोफाइल में बताया था कि ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, यानी हमने वहां पे बताया था आपको। अगर मान लो ये है यानी ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी कार्बन और मेटल के बीच जहां बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड मेटल, तो उसको बोलेंगे क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक। डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड मेटल के बीच में हो तो उसको बोलेंगे क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हमने बताया था आपको क्या है, RMGX है, मान लो CH3H है, ठीक ना। अगर तुम देखोगे तो RMGX है, सपोज करो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं RMGX, इसको हमने बोला था क्या बेटा, ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन। उसी तरह अगर बात करोगे तो R2CuLi है, डाई एल्काइल क्यूप्रस लिथियम, इसको बोलते हैं गिलमैन रीजन। क्या बोलते हैं बेटा, गिलमैन रीजन, ठीक है, गिलमैन रीजन। डाई एल्काइल जिंक हो गया, तो ये सब क्या हो गया, R2 डाई एल्काइल कैडमियम हो गया, डाई एल्काइल कैडमियम हो गया, कैडमियम हो गया। उसी तरह डाई एल्काइल जिंक हो गया, डाई एल्काइल जिंक हो गया।
डाई अल्काइल जिंक हो गया। ये सब बेटा अगर टूटेंगे उसी तरह ब्यूटाइल लिथियम हो गया, एन ब्यूटाइल लिथियम हो गया, ठीक ना, एन ब्यूटाइल लिथियम हो गया। तो ये जब ब्रेक होंगे, ठीक है ना बेटा, ये जब ब्रेक RLI, ठीक है, ये जब ब्रेक होंगे तो क्या होगा बेटा, ये जब ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। और कार्बन की अगर मेटल की बात करोगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल से ज्यादा होती है, यानी ईच एंड एवरी केस में ये R पे माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पर भी देखोगे R पे माइनस चार्ज, यहाँ पर भी देखोगे R पे माइनस चार्ज, यहाँ पर भी देखोगे R पे माइनस चार्ज, यानी R पे माइनस चार्ज। तो ये क्या बन गया बेटा, कार्बन आयन। ये क्या बन गया, कार्बन आयन, या बेस की तरह भी काम करेगा। अगर ये प्रोटॉन को लेता है तो एक्ट एज ए बेस, और यदि ये किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है तो एक्ट एज ए कार्बन आयन। ठीक है बेटा, तो ये है क्या, कार्बन आयन। यानी जितने भी गिलमैन रिएजेंट है तुम्हारा, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है, डाई अल्काइल कैडमियम मेटल के साथ जितने भी लिंकिंग होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जब वो ब्रेक करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तो हमेशा एल्काइल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नेगेटिव चार्ज जो आया है वो एक्ट एज ए बेस की तरह भी काम कर सकता है और कार्बन आयन की तरह भी काम करेगा। जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर से रिएक्ट करेगा तो एक्ट एज ए कार्बन आयन। जब ये क्या करेगा, जब ये किसी प्रोटॉन को खींचेगा तो एक्ट एज ए बेस। ठीक ना बेटा, तो ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट मेथड देखो क्या है, सेकंड मेथड क्या है, बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक ना, यदि मान लो ये है, ठीक ना, अगर तुम इस पर निकल रिएक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। उस कंडीशन में भी देखोगे तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये C, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया तो दिस इज द कार्बन आयन। ठीक ना, इसको बोलते हैं कार्बन आयन बन गया। तो ये मेथड है। अब हम देखेंगे बेटा क्या, फ्री रेडिकल के बारे में। ठीक है, फ्री रेडिकल के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंटरमीडिएट है वो क्या है बेटा, फ्री रेडिकल। ये था होल अबाउट कार्बन आयन। अब हम देखेंगे फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल की बात करोगे तो इसको हम डिनोट करते हैं इस पर, R पे प्लस ऑड नंबर हो, तो यहां पे लिखोगे फ्री रेडिकल, ए फ्री रेडिकल इज ए free radical is an atom or group of atoms having odd number of
इलेक्ट्रॉन। ठीक ना। फ्री एटम क्या होता है? फ्री रेडिकल। ठीक है ना, चलो। ठीक है, ए फ्री रेडिकल इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या कि अगर हम देखोगे तो लिख सकते हो फ्री रेडिकल इज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखो पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक की बात करोगे तो पैरामैग्नेटिक ये तुम फिजिक्स में ही पढ़ोगे, और डायमैग्नेटिक अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड में अटैक करोगे, यहां पे अगर मान लो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो पैरामैग्नेटिक के पास जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं बेटा? अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, और डायमैग्नेटिक क्या हो गए? रिपेल फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ये एक दूसरे से रिपेलिंग करते हैं। और पैरामैग्नेटिक कब होगा? जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऑड नंबर या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो एटम के पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा सब चीजें। तो इसके पास क्या है बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में अगर अप्लाई करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, यानी उसके तरफ खींचे चले जाएंगे। बट डायमैग्नेटिक कब होगा? जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन, ठीक है, उसमें भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर होंगे तो पेयरिंग के रिस्पेक्ट में वो उधर मूव कर जाएंगे। बट यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो नेट जो पेयर इलेक्ट्रॉन है यानी कि नेट स्पिन 0, स्पिन क्वांटम नंबर 0, यानी कि इसके पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये रिपेल होंगे, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होंगे, उससे ये भागेंगे। तो पैरामैग्नेटिक इसलिए है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक ना। तो ये है बेटा फ्री रेडिकल का डिफिनीशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि पैरामैग्नेटिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये हाईली अनस्टेबल भी होते हैं। इसलिए फ्री रेडिकल जहां भी बनता है वो तुरंत किसी को खोजता है रिएक्ट करने के लिए। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन अनकंट्रोलेबल होता है, हाईली चेन रिएक्शन होता है। तो जब आगे चलोगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में जीओसी में, तो वहां पे हम देखेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में। तो वहां भी देखोगे तो स्टेप रिएक्शन होता है, कई स्टेप में रिएक्शन, चेन इनिशिएशन, टर्मिनेशन, ठीक है, प्रोपोगेशन। तो चेन रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उस कंडीशन में फ्री रेडिकल बनते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और ये किसी से भी इसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाके बाइंड कर जाते हैं। ठीक ना बेटा। तो ये है क्या फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहां पे बेटा अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ठीक ना, अगर हम बात करोगे स्ट्रक्चर की, यानी कि देखोगे तो ये मान लो ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसका अगर होमोलिटिक क्लीवेज करते हैं बेटा, क्या करते हैं? होमोलिटिक क्लीवेज। और होमोलिटिक क्लीवेज के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन क्या है बेटा? यहाँ सब तुमको एक तुझे क्या होना है? नेट बनते जाएगा, एक जाला बनते जाएगा, और उसमें तुम फंसते जाओगे जब तुम्हारा प्रीवियस तैयार नहीं होगा। तो होमोलिटिक क्लीवेज के लिए क्या कंडीशन है? H म्यू हो,
या हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, गैसियस मीडियम में रिएक्शन हो, ठीक है, या पेरोक्साइड हो, ठीक है, या इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हो, ये सब कंडीशन क्या है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के लिए। होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो इस बॉन्ड का अगर होमोलिटिक क्लीवेज तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का इसके पास, तो इससे जो बनेगा देखो क्या बन जा रहा है बेटा, HCH H और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। तो दिस इज द मेथाइल फ्री रेडिकल। क्या है बेटा, मेथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज द मेथाइल फ्री रेडिकल। ये मेथाइल फ्री रेडिकल बना, लेकिन अगर इसी को तुम होमोलिटिक क्लीवेज कराए तो मेथाइल फ्री रेडिकल बना। उसी तरह अगर तुम बात करो इथाइल फ्री रेडिकल का, तो इथाइल फ्री रेडिकल एक कार्बन जोड़ दो यानी CH3CH H और ये बन गया, तो दिस इज द इथाइल फ्री रेडिकल। इथाइल फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल किससे बनता है बेटा, होमोलिटिक क्लीवेज से। ठीक है, अब लिखोगे इसके नीचे, हटाते हैं इसको, कि फ्री रेडिकल फॉर्म ड्यू टू, यहां पे लिखोगे फ्री रेडिकल फॉर्म ड्यू टू होमोलाइटिक cleavage of homolytic cleavage of covalent bond homolytic cleavage of covalent bond and are denoted by putting a dot against the symbol of atom or group of atom, against the symbol of atom or group of atom। ठीक ना, यानी कि अगर मान लो मिथाइल फ्री रेडिकल है तो CH3 डॉट हो गया। उसी तरह मान लो इथाइल फ्री रेडिकल है यानी C2H5 डॉट हो गया। तो दिस इज अ मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज अ इथाइल फ्री रेडिकल। ठीक ना बेटा। उसी तरह अगर मान लो ये है CH3 ये आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, तो उसके ऊपर क्या करें आप डॉट लगाते हैं और उसको हम फ्री रेडिकल को डिनोट करते हैं किससे बेटा, इस डॉट से। ठीक ना, सिंगल डॉट से, एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसको सिंगल डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। हेडिंग डालोगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है ना बेटा। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल की, तो मान लो ये एक है ग्रुप, ये है और ये है। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ठीक है, बॉन्ड एंगल 109
28 मिनट। स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है बेटा। अब हम इसका क्या किया? होमोलिटिक क्लीवेज किया। होमोलिटिक क्लीवेज, हाई टेम्परेचर रेशियो टू प्रेजेंट परऑक्साइड कैटलिस्ट जो भी दे दो। तो देखो क्या बन गया बेटा? C R R R प्लस R फ्लोराइड, ये बना ना। अब देख रहे हो ये क्या बन गया बेटा? 4 बॉन्ड था सिंगल, sp3 बोल रहे थे, ये क्या बन गया? 3 बॉन्ड हो गया। एक डॉट इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो हाइब्रिडेशन में ना नहीं काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो स्ट्रक्चर शेप क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। और ट्रायंगुलर प्लेनर की अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसकी जो स्ट्रक्चर लिखोगे यहाँ पे, हम इसको हटा रहे हैं, इस पीरियडिकल को कंसीडर करो, ठीक ना। तो इसको अगर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बेटा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये R और ये R। एक डॉट इलेक्ट्रॉन है, ऑड है। एक जो इसके साथ शेयरिंग वाला तो था, वो क्या था बेटा? वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बचा हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो ये क्या है? स्ट्रक्चर है बेटा, यहाँ पे देखो, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और sp2 हाइब्रिडाइज है। जैसे कार्बोकेटाइन का था सेम उसी तरह है। तो दिस इज द प्लेनर। कार्बन की बात करोगे तो sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करोगे तो 120 डिग्री है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन है, फ्री रेडिकल। अब देख लो बेटा थोड़ा यहाँ पे, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। हेडिंग डालो क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, हेडिंग डालो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल की अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा, तो फ्री रेडिकल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो पहला पॉइंट होगा कि फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। दूसरा पॉइंट, फ्री रेडिकल आर हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नीट और जेई दोनों के लिए याद करना बेटा बहुत जरूरी है ये सब, ठीक है। दे आर शॉर्ट लिव एंड हाईली रिएक्टिव, दे आर शॉर्ट लिव एंड हाईली रिएक्टिव। शॉर्ट लिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ odd number of electron, ठीक है, odd number of electron होने के कारण, ठीक है बेटा। तो अब हम देखेंगे क्या, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स था। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल।
स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की बात करते हैं। तो जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थी बेटा, सेम वही स्टेबिलिटी है किसका, फ्री रेडिकल की। तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की अगर बात करोगे तो देखो यहां पे पीएच टॉक्सरी फिनाइल फ्री रेडिकल, फिर सेकेंडरी वाला होगा, फिर प्राइमरी वाला होगा, फिर एलाइलिक वाला होगा, ठीक ना। एलाइलिक फ्री रेडिकल, फिर क्या होगा 3 डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री, फिर क्या होगा बेटा प्राइमरी, फिर क्या हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल, और सबसे लीस्ट स्टेबल विनाइल फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो ये 3 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल, 3 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल, ये क्या हो गया 1 डिग्री एलाइल फ्री रेडिकल, 2 डिग्री बना सकते हो एलाइल फ्री रेडिकल, ये 3 डिग्री में एल्काइल फ्री रेडिकल, 3 डिग्री मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर आप मिथाइल ग्रुप 3 डिग्री है, 3 डिग्री रेडिकल, ये 2 डिग्री मिथाइल फ्री रेडिकल, 3 डिग्री एल्काइल फ्री रेडिकल लिख लो, 3 डिग्री एल्काइल फ्री रेडिकल, 2 डिग्री एल्काइल फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री एल्काइल फ्री रेडिकल, ये मिथाइल फ्री रेडिकल, और ये विनाइल फ्री रेडिकल। ये है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की, ठीक है ना बेटा। तो ये था कुछ फ्री रेडिकल के बारे में। अब हम देखेंगे हाउ फ्री रेडिकल इज फॉर्म, हाउ फ्री रेडिकल फॉर्म। तो हेडिंग डालोगे फ्री रेडिकल बनेंगे कैसे। हाउ फ्री रेडिकल फॉर्म। ठीक है। तो क्या होगा बेटा, बाय होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ, क्या क्या हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो, दूसरा सनलाइट हो, HMU हो, सनलाइट हो, तीसरा यूवी लाइट हो, यानी यूवी लाइट,
ठीक है, ठीक है। चौथा की अगर बात करोगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड हो। पांचवा की बात करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस हो, ठीक है। इन सब कंडीशन में बात करोगे तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बेटा। इन सब कंडीशन में देखोगे तो क्या होगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, यानी कि कैसे कैसे ये कंडीशन दिया हुआ है और कैसे कैसे ब्रेक डाउन होगा, ठीक। ये कंडीशन दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, ये कंडीशन है। और इस कंडीशन के प्रेजेंस में हम कार्बन कार्बन बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज कराएंगे तो हमको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर ये क्लोरीन है, इसका हम रिएक्शन कराएं HMU सनलाइट से, तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा प्लस ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। उसी तरह अगर मान लो सेकंड क्या है, CH3H है, इसका रिएक्शन करा दो सनलाइट में या HMU दे दो, कुछ भी दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक ना। ये HMU है, ठीक। और 102 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड किया। उसी तरह अगर मान लो आइसो वाला है, CH, इसमें भी देखोगे HMU 94 किलो कैलोरी चाहिए, तो यहां पे भी देखोगे तो ये बन जाएगा, ठीक। अगर बात करोगे तुम, ये बना प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बना। नेक्स्ट अगर देखोगे तो अगर टर्सरी वाला ले रहे हैं ये, ठीक। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इसकी अगर बात करोगे तो इस पर 91 किलो कैलोरी चाहिए और कम, ये बन गया, यहाँ H फ्री रेडिकल बना, ठीक ना बेटा। इस तरह से तुम देख सकते हो। उसी तरह अगर बेंजाइल फ्री रेडिकल है, ये है, ठीक, इसको भी हीट कर दो HMU और इसको 68 किलो कैलोरी दे दो एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बेंजाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से तुम देख रहे हो तो क्या बन रहा है बेटा, हर केस में फ्री रेडिकल बन रहा है। उसी तरह ये है, मान लो CH3 NH2 एमाइन है, इसको भी HMU प्रोवाइड करते हैं, तो ये CH3 फ्री रेडिकल और ये NH2 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना बेटा। तो ये है क्या, ये है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे बनता है। अब तक हम लोगों ने देखा कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन एंड फ्री रेडिकल, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों इंटरमीडिएट है और हर बार आपको मिलेगा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कार्बोकेटाइन आपको मिलेगा बेटा और कार्बेनाइन मिलेगा, ठीक ना। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे कार्बिन के बारे में और बाकी जो बचे होंगे नाइट्रीन और बेंजाइन के बारे में। तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और रोज की तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।